आज की कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के मध्यकाल से, जहां हम उसके राजा को देखते हैं जो कि अब वहां से भाग रहा है क्योंकि सेना को दुश्मन सेना ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण अब वो अपना पूरा खजाना लेकर समुंदर के रास्ते से भाग रहा है। लेकिन कहां भाग रहा है ये हमें नहीं बताया गया, और ना ही ये बताया गया कि क्या वो खजाना लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाया या नहीं। लेकिन आप दिक्कत मत लीजिए, कहानी के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल अब आ जाते हैं आज के समय में, जहां हम कुछ चोरों की टोली को देखते हैं जिन्हें सजा के तौर पर समुंदर के बीच ऐसे ही छोड़ दिया गया था ताकि वो भूख और प्यास से मर जाएं। उनका सरदार मुंची अपने लोगों से कहता है कि अब उनका समय करीब है क्योंकि उन्हें बिना खाने के कई दिन बीत चुके हैं और ऐसे में जिंदा रहना असंभव है। पर दोस्तों, उनकी किस्मत अच्छी थी कि तभी वहां एक पायरेट्स का शिप आ जाता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है जिसे इन लोगों को देख इन पर तरस आ जाता है। इसीलिए ये इन्हें ऊपर अपने शिप पर बुला लेती है और खाने को खाना भी देती है। फिर कुछ इसी तरह से दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। लेकिन अब एक ही खाना हर दिन खा खा कर उन चोरों में से एक चोर घबरा जाता है और एक से कहता है कि आखिर तुम लोग लुटेरे हो या फिर बेवकूफ, क्या तुम लोग एक ही खाना खाकर तंग नहीं आ जाते? तब वो लुटेरा कहता है कि हम असल में सिर्फ जापानी जहाजों को ही लूटते हैं। जो सुनकर वो चोर कहता है कि यही तो तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है, ऐसे तो तुम हमेशा यही समुंदर में ही भटकते रहोगे और कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। इतना कहकर वो उस खाने को डेक पर फेंक देता है, जिसे येरांग देख लेती है और गुस्से में पूछती है कि ये खाना किसने फेंका। तब वो चोर सीना चौड़ा करके कहता है कि मैंने। इतने में मुंची बीच में आकर बात को ठंडा कर देता है क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि ये शिप येरांग की है और वो ही उसकी कैप्टन है। इसीलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना वो अपने लोगों से उन्हें मरवा देगी। इतने में इन्हें दूर से आता हुआ एक जापानी जहाज दिखाई देता है, जिसे देख ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इन्हें मौका मिलेगा उसे लूटने का। हर कोई अपनी तरफदारी करता है कि वो ये लूटेगा, कोई कुछ लूटेगा, पर सिर्फ मुंची था जो बोलता है कि वो अकेले ही उस जापानी जहाज पर जाएगा और सभी को मार गिराएगा क्योंकि उसे तलवारबाजी बहुत अच्छी आती है। उसकी ये बात सुन येरांग हंसने लगी, लेकिन उसने उसे एक मौका दिया और कहा कि ठीक है, तुम पहले जाओ। अब जब जहाज करीब आया तो उसने उस पर छलांग मार दी। फिर शुरू कर दिया उसने अपना करतब और बता दिया कि सच में उसे तलवारबाजी अच्छी आती है। इतने में येरांग और उसके बाकी के लोग भी उस जहाज पर कूद पड़े और सभी को मार गिराया। लेकिन जब इन्होंने उसकी तलाशी ली तो एक फूटी कौड़ी उन्हें उस जहाज पर नहीं मिली, जिससे सभी के चेहरे मायूस हो गए क्योंकि उन्होंने काफी दिन बाद किसी जहाज को अपनी तरफ आते देखा था। अब न जाने कब ये मौका हाथ लगे, पर इनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। इसीलिए येरांग उन आदमियों से गुस्से में पूछती है कि आखिर वो बिना खाना और पानी के समुंदर में कर क्या रहे थे। तब उसमें से एक बच्चा उठकर बताता है कि दरअसल वो लोग एक खजाने की तलाश में हैं जो आज से कई साल पहले इसी समुंदर के किसी कोने में खो गया। यहाँ उसी कोरियन राजा के खजाने का जिक्र हो रहा था जो उस जहाज में लदा हुआ था। उस बच्चे ने बताया कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, पर हमें मत। तब येरांग एक सौदा करती है कि उनकी जान के बदले उन्हें उस खजाने के नक्शे को देना होगा, तो वो मान गए क्योंकि जान से बड़ा अनमोल कुछ भी नहीं है। अब नीचे आने पर येरांग कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें करती है और फिर उस नक्शे को खोला जाता है। उसे देख सभी के अंदर एक लालसा पैदा हो गई कि काश उन्हें ये मिल जाए। ऐसा ही कुछ येरांग के मन में भी था कि काश जिस खजाने के बारे में उन जापानियों ने बताया, अगर वो मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए अब वो सभी से कहती है कि अब हमें उसे ढूंढना है और हमारा यही मकसद है। अब से तलाश शुरू होती है और सबसे पहली सीढ़ी थी एक टापू, जहां इन्हें आगे के रास्तों के बारे में पता चलेगा, जिसके लिए इन्हें उस टापू की सबसे ऊंची चोटी पर बनी एक गुफा के पास कुछ मिलेगा। तो ये सभी अब उसी टापू पर पहुंचते हैं, जहां जाकर मुंची को एक सांड दिख गया। तो उसने कहा कि सालों से सी फूड खाकर वो तंग आ चुका है, इसीलिए वो अब अपने खाने का जुगाड़ करने जा रहा है। हालांकि बाकी के लोगों ने उसे रोका कि ऐसा मत करो, लेकिन उसे खुद पर बहुत घमंड था कि वो हर काम अकेला ही कर लेगा। फिर क्या होना था, उसी का घमंड उसे ले डूबा। वहां सिर्फ एक सांड नहीं बल्कि पूरा झुंड था जिसके बीच वो अकेला ही फंसा पड़ा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे गिरने से बच गया, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा ही अच्छी कुंडली थी क्योंकि जब वो नीचे गिरा तो लटक गया एक पेड़ पर जिसके सिरहाने एक हाथी का दांत गड़ा था। जी हाँ, यही उनकी अगली मंजिल की चाबी है क्योंकि उस पर आगे के नक्शे के बारे में लिखा है, जिसे देखने के बाद येरांग तो बहुत खुश होती है क्योंकि ये उन्हें एक कदम और करीब लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ मुंची को लगता है कि उसके लोग अब उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, जिसके कारण वो येरांग से लड़ जाता है और कहता है कि वो ही अब कैप्टन है।
लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि सभी को येरांग एक कैप्टन के रूप में ज्यादा अच्छी लगती है। उसने कोई फैसले गुस्से में नहीं लिए हैं और यही एक लीडर की पहचान थी। इसी चीज से मुंची नाराज होकर वहीं रुकने का फैसला कर लेता है, तो वहीं बाकी के लोग चले जाते हैं वापस उसी शिप पर। लेकिन जब जाने की बारी आती है तो येरांग थोड़ी देर वहीं रुककर उसका इंतजार करती है कि क्या पता उसका फैसला बदल जाए। लेकिन वो ठहरा जिद्दी आदमी, वो वहीं उसी टापू पर डटा रहता है। इस बीच उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि हमारे पास से वो हाथी दांत चोरी हो गया है। ये सुनते ही उसे येरांग पर शक होता है, क्योंकि अभी सिर्फ उसी पर उसका शक जा रहा है। इसीलिए उसने फौरन उसी टापू की ओर रुख किया और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी ही देर के बाद येरांग उसे एक लकड़ी के झोपड़े में मिली, जहां उसने उसे खूब मारा और पूछा कि आखिर उसने उस हाथी के दांत को क्यों चुराया। जिसे सुन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास नहीं है वो दांत, बल्कि माइकी के पास है। वो कैसे, ये वो खुद बताता है। दरअसल कुछ समय के बाद वो उस जहाज पर आ गया था। तब माइकी ने उसे झूठ दिलासा दिया कि वो दोनों ही उस खजाने को तुम लोगों से पहले हासिल कर लेंगे और शहर की तरफ निकल जाएंगे। परंतु जब हम दोनों उसे लेकर इस टापू पर आए तो मेरे सोने के बाद वो उस दांत को लेकर भाग गया। जो सुनकर येरांग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे तो शुरू से ही मुंची पर शक था, लेकिन उसका खुद का आदमी ऐसा कर देगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक जनरल को देखते हैं जो राजा से इसी खजाने का जिक्र करता है और ये भी बताता है कि उसे उस तक पहुंचने का रास्ता पता है और वो जल्द ही उसे हासिल कर लेगा। इधर कोरिया का शाही परिवार माइकी के पास पहुंचा, जिसने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके परिवार के पूर्वजों ने समुंदर के किसी हिस्से में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। लेकिन उस शाही परिवार के किसी भी सदस्य को यकीन नहीं होता है, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई सेना और ना ही कोई पैसा। तो अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इतने में वहां पर येरांग और मुंची पहुंच जाते हैं, जो माइकी से जबरदस्ती उसे छीन लेते हैं। अब उस दरबार में कोई सेना वगैरह थी नहीं, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से उसे लेकर वापस अपनी शिप पर आ गए। साथ में वो उस शाही परिवार को भी उठा लाते हैं। लेकिन वापस आने पर फिर से मुंची और येरांग के बीच बहस छिड़ गई। उसने उससे वो हाथी दांत छीन लिया और समुंदर में फेंकने की बात करने लगा, लेकिन अंत में उसने उसे वो सूंप दिया। इस दौरान हमें यह भी पता चला कि वो उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है, लेकिन खुद को सबसे बड़ा दिखाने की होड़ में वो कई बार ऐसी हरकत कर देता है ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो सबसे बड़ा और वही उनका लीडर है। खैर, इसकी सजा तो उसे मिल ही जाती है। इस बीच हम दूसरी तरफ उसी जनरल को देखते हैं जो अभी उसी बात पर वार्तालाप कर रहा है उस राजा से, जिसे सुनकर वो गुस्से में पूछता है, तुम इतने विश्वास से ये कैसे कह सकते हो कि तुम उस खजाने को हासिल कर लोगे? तब जनरल बताता है कि जिस राजा का वो खजाना था वो असल में कोरियन साम्राज्य का वंश था, परंतु उसे हमेशा ये डर सताए रखता कि कहीं कोई उसके इस खानदानी खजाने को उससे छीन न लेगा। फिर एक दिन उसका ये डर हकीकत में बदल गया जब उसके राज्य पर हमला हुआ। उस दौरान वो उस पूरे हीरे जवाहरात को एक जहाज पर लाद कर ले गया। इस बारे में उसने सिर्फ अपनी पत्नी को बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैंने उसकी कुछ सालों बाद उसकी पत्नी को बंदी बना लिया और उसे खूब सताने के बाद उसने आखिर में उस खजाने का पता बता दिया मुझे। ये सब सुनने के बाद अब वो राजा अपनी सेना के साथ निकल जाता है, क्योंकि उसे उस जनरल की बातों पर यकीन हो गया था। इधर शिप पर मौजूद लोग उस हाथी की दांत पर कपड़ा बांधकर उस पर लिखी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या लिखा है। तब मुंची उनसे वो कपड़ा ले लेता है, क्योंकि उसे वो भाषा आती थी। उसने बताया कि खजाना तक पहुंचने का रास्ता एक नदी से होकर गुजरता है जो समुंदर के नीचे से बहती है, और ये जगह वहां मौजूद है जहां एक पत्थर के नीचे समुंदर बहता है। लेकिन ध्यान रखें कि अपना लालच और छल कपट पीछे ही छोड़कर आना, क्योंकि ये खजाना उसी को मिलता है जिसके अंदर औरों की मदद करने की इच्छा हो, क्योंकि ये उसी के लिए यहाँ छुपाया गया है। ये सुनने के बाद मुंची तो हंसने लगता है, क्योंकि उससे बड़ा चोर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो क्या वो उस सोने को हासिल नहीं कर पाएगा? खैर, यहाँ येरांग बताती है कि उसने ऐसी जगह देखी है जो यहाँ से 40 मील दूर दक्षिण में स्थित है। इसीलिए अब ये लोग उसी की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहीं जनरल और बाकी के लोग भी अपने सोचे हुए रास्ते पर चल रहे थे। 2 दिन के बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक विशाल पत्थर मौजूद था, जिसके नीचे खूब सारे बवंडर बह रहे थे, जिन्हें देख येरांग कहती है कि मुझे पूरा यकीन है हमें नीचे कुछ जरूर मिलेगा। इसीलिए एक एक करके ये लोग खुद नीचे कूदना शुरू कर देते हैं, जहां इन्हें खूब सारी जेलीफिश नजर आईं जो एक रोशनी की ओर बढ़ रही थी, जिसका पीछा करने पर ये लोग एक सुराख से बाहर आ जाते हैं। ये असल में एक गुफा है जहां इन्हें पूरा यकीन था कि कुछ न कुछ तो जरूर होगा, लेकिन बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है।
जिससे सभी नाराज हो जाते हैं। तभी मुंची के बाल हवा से हिलते हैं तो उसे पता चल जाता है कि इस गुफा के उस पार ही कुछ है, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ बताता नहीं है, बल्कि उल्टा येरांग का मजाक बनाना शुरू कर देता है, ये कहकर कि वो कैसी लीडर है, उसने खुद के लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। वो खूब उसकी बेइज्जती करता है, जो येरांग के एक साथी को बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए वो उस पर हाथ छोड़ देता है। पर मुंची उसे उठाकर उसी तरफ फेंक देता है जहां से हवा आ रही थी, और अब उसके टकराने से वहां का रास्ता खुल गया, जिसके अंदर एक लंबी गुफा है जो सदियों पुरानी होने के कारण अब कमजोर हो पड़ी है। इसीलिए इन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो किसी भी समय गिर सकती है। अब कुछ दूर जाने पर इन्हें कुछ संदूक मिलते हैं, जिसे खोलने पर इन सभी के चेहरे खुशी से लाल हो गए, क्योंकि उसमें बेशुमार चांदी भरी थी। लेकिन सिर्फ चांदी ही क्यों, सोना कहाँ है? यही सवाल मुंची के दिमाग में था। उसे ये तो पता चल गया था कि सोना यहाँ है नहीं, सिर्फ चांदी ही है। इतने में अचानक कोई इन पर हमला कर देता है, जिससे कि वहां कई बार जोरदार धमाके होते हैं। इसमें इनके कुछ साथी घायल भी हुए। ये काम जनरल और उसकी सेना का था, जो यहाँ तक पहुंच गई थी, और अब इनसे वो हाथी दांत छीनना चाहती है। लेकिन येरांग और बाकी के लोग ऐसा करने नहीं देते। इस बीच जब जनरल पहली बार मुंची को देखता है तो पहली ही नजर में उसे पहचान जाता है, क्योंकि उन दोनों का एक पुराना अतीत है। दरअसल दोनों एक ही सेना में थे पहले। जी हाँ, ये सच है। वहीं से मुंची ने तलवारबाजी सीखी थी, पर उसके लड़ने का तरीका अलग था। वो ऐसे लोगों को बेवजह नहीं मारता था, पर वहीं जनरल अपनी ताकत का बल दिखाने के लिए किसी को भी मार दिया करता था। इसीलिए मुंची ने वो सेना छोड़ दी। प्रेजेंट टाइम में अभी भी दोनों लड़ ही रहे थे, तो वहीं बाकी के लोग अपनी शिप पर लौट आए थे, लेकिन वो लोग गए नहीं थे, बल्कि मुंची के इंतजार में थे। इस बीच अब मुंची को देख पाते हैं, जो आखिर में जनरल से हारने लगता है। इसीलिए खुद को उसी चांदी के संदूकों से बांधकर पानी में कूद जाता है। पर उसके पीछे पीछे जनरल भी कूद गया, लेकिन सांस न आने की वजह से वो ऊपर आ गया। तो वहीं मुंची, जो कि अब पानी की गहराई में जाता जा रहा था, तब सही समय पर आकर येरांग उसकी जान बचा लेती है और उस रस्सी को काट देती है जिसमें वो बंधा था, लेकिन खुद वो बेहोश हो गई थी। तब मुंची उसकी जान बचाता है और उसे ऊपर लेकर आ जाता है। तो गुफा में जनरल को वो झंडा मिल गया था जिस पर असली खजाने का नक्शा बना था। हालांकि वो झंडा इन लोगों ने भी देखा था, लेकिन वो उसे लाने में असफल रहे थे। तब येरांग कहती है कि हमें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना था कि हो सकता है कि वो झंडा माइकी के पास हो। तो ये लोग उसे बांध देते हैं और जबरदस्ती बुलवाते हैं। तब वो कहता है कि उसके पास कोई ऐसा झंडा नहीं है, लेकिन हाँ, उसे वो जगह पता है जिसका जिक्र उस नक्शे में है। मैं बचपन में वहां पर गया था। दरअसल दोस्तों, माइकी बचपन से ही पायरेट्स के साथ रहा था, इसीलिए उसे पहले भी वहां जाने का मौका मिल चुका था। उसका कहना था कि वहां खूब बिजलियां कड़कती हैं। येरांग ने कहा कि हम वहां जाएंगे, पर माइकी की एक शर्त थी कि उसे शिप का कैप्टन बना दिया जाए, तभी वो रास्ता बताएगा। बड़ी देर सोचने के बाद येरांग मान गई और उसे कैप्टन बना दिया। फिर उसने सभी के लिए खाना भी बनाया, पर वो खाना किसी गोबर से कम नहीं था। पर मुंची को उस गोबर में भी फूल नजर आ रहा था, क्योंकि वो उसके प्यार में अंधा जो हो गया था। लंबे सफर के बाद ये लोग उस जगह पर फाइनली पहुंच जाते हैं, और जैसा कि माइकी ने कहा था कि ढेर सारी बिजलियां गिरती है, यहाँ असल में वैसा ही था। ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। लगातार बिजलियों के गिरने की वजह से उनके शिप पर काफी नुकसान होता है। तो वहीं जनरल भी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने अपने शिप पर पतंगे बांध रखी थी, जिससे कि वो बिजलियां उन पर गिर रही थीं, ना कि उनकी शिप पर। खैर, अब ये लोग समुंदर किनारे उस टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां अब मुंची माइकी को ताना मारते हुए पूछता है कि कैप्टन, अब हमें क्या करना होगा? पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस बीच वो और येरांग देखते हैं कि दूर एक पहाड़ी पर लगातार बिजलियां गिर रही है, तो हो सकता है कि वहीं पर कुछ होगा। इसीलिए मुंची खुद अकेला ही ऊपर जाने का फैसला कर लेता है। इधर माइकी के फालतू ऑर्डर से सब परेशान हो चुके थे, लेकिन अंत में वो एक काम की चीज देख लेता है। उसने देखा कि एक पेंगुइन अपने मुंह में एक सोने का बिस्किट दबाए हुए है। ये चीज उसने औरों को भी दिखाई, जिसे देख वो हैरान हो गए थे। इस बीच मुंची, जो कि ऊपर पहुंच चुका था, जहां उसने देखा कि कई सारे भाले गड़े हुए हैं और उन्हीं पर वो बिजलियां बार बार गिर रही है। इतने में वहां पर जनरल और उसके लोग आ जाते हैं, तो वो वहीं छुप जाता है। लेकिन जब जनरल उन भालों को देखता है तो उस पर कोरियन साम्राज्य का झंडा लगा नजर आता है, जिसे देख वो समझ गया था कि इसी के नीचे ही वो चीज है जिसकी उन्हें तलाश है। पर इससे पहले कि वो उस भाले को निकाले, वहां पर तेज तेज बिजलियां गिरती हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। पर फिर भी वो उस भाले को निकाल लेता है,
और फिर उसके नीचे खोदना शुरू करता है, जिस दौरान उसे एक ताबूत मिला जिसे खोलने पर सिर्फ एक ड्रैगन फेस था उसमें। तभी एक सिपाही की नजर मुंची पर पड़ जाती है तो वो उस पर तीर चलाने लग गया, जिससे बचने के लिए वो नीचे गिर पड़ा। उधर माइकी पानी में गिर गया था उस पेंगुइन को बचाने के चक्कर में, तो यहाँ पर अफरा तफरी में वो मास्क पानी में गिर पड़ा जहां पहले से माइकी मौजूद था, और उसी के हाथ वो मास्क भी लग गया। परंतु तभी उसकी नजर पड़ी अपने सामने एक गुफा पर जो हूबहू उस मास्क की तरह ही थी, जिसका मतलब साफ था कि इसी के अंदर वो बेशकीमती खजाना है जिसकी इन्हें इतने समय से तलाश थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब माइकी के हाथ वो जहाज लग चुका था जो पूरा सोने से भरा था। ये वही जहाज था जिसे कोरिया के राजा ने यहाँ पर छुपाया था। पर अभी ऊपर उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। काफी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद आखिर में मुंची चालाकी से जनरल को बिजली के झटके से मार गिराता है और खुद इस जंग को जीत लेता है। सभी लोग नीचे आ गए, जहां इन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और साथ में उस खजाने के मिलने का भी, क्योंकि ये सभी अब करोड़पति जो बन गए थे। इनके पास अब इतना सोना है कि ये कई पुश्तें बैठकर आराम से खा सकते हैं। इस बीच मुंची और येरांग किस भी कर लेते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी को पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कुछ इस तरह से कहानी का यही अंत होता है।